ठीक है, सो हियर वी आर स्टार्टिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, ध्यान से देखना बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। ध्यान से सुनना बेटा, ये एक स्टेटमेंट होता है, इट मींस आपको अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बनाना है आपको इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको केवल और केवल एक स्टेटमेंट बनाना है, केवल और केवल एक स्टेटमेंट बनाना है, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस चैप्टर में आपको केवल स्टेटमेंट बनाना, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सर किस चीज का स्टेटमेंट बनाओगे? तो अगली लाइन क्या कहता है, रिकंसिलिएशन। किस चीज का स्टेटमेंट बनाओगे बेटा? रिकंसिलिएशन। सर रिकंसिलिएशन होता क्या है ये भी समझा दो बेटा, ध्यान से सुनना। रिकंसिलिएशन का मीनिंग देखो, रिकंसिलिएशन क्या होता है पहले तो मीनिंग लिख देता हूँ, अभी पूरा प्रॉपर नोट्स दूंगा, टेंशन मत लेना। नोट्स विल बी टोटली रिटन इन रिटन फॉर्म, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 100% नोट्स मिलेंगे, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं रहेगा। ठीक है ना, लास्ट में बोलूंगा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और टेंशन मत लो, पहली क्लास में ज्यादातर फोकस कंसेप्ट पे ही रहता है, क्वेश्चन पे नहीं। जिसने कंसेप्ट सीख लिया उसका क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, कोई भी इश्यू होता है तुरंत बोलना। तो रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, it is a process of analyzing, it is a process of analyzing causes of difference it is a process of analyzing causes of difference between two identical books It is a process of analyzing causes of difference between two identical books recording opposite aspects of same transaction. ठीक है बेटा, इसके नोट्स का टेंशन मत लो, मैं थोड़ा रफली लिखूंगा, रफली इसलिए लिख रहा हूँ थोड़ा जल्दी, क्यों नोट्स तो मैंने रेडी कर रखा है, वो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे नोट्स रेडी है, वो साइड में जब स्क्रीनशॉट लेने को बोलूंगा तब उसका लिखना। फिलहाल ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ तुम्हारे समझने के लिए कि ये होता क्या है, ये समझ में आ जाए। देखो, it is a process of analyzing causes of difference between two identical books। अब आइडेंटिकल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो बिल्कुल सिमिलर हो, 100% एक जैसे बुक्स होती है। ध्यान से देखना, मेरे पास दो बुक है, बुक वन है और इधर है बुक टू। देखो बेटा, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, सेम ट्रांजैक्शन, मैं इधर प्लस करता हूं तो इधर माइनस करता हूं, ध्यान से सुनना। और अगर यहाँ पे प्लस करता हूं तो इधर माइनस करता हूं, हाँ या ना? ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? बताओ मुझे जवाब। क्या ये हो सकता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया हो? सर हो क्या सकता है, हम करते ही यही है, हाँ या ना? हम तो यही करते हैं ना, एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, दो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ना। अब दो लेजर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मान लो आपने सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो कि नहीं करते हो? बताओ मुझे, जवाब दो। तो देखो, अगर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे तो एक तो चला जाएगा, ये सैलरी अकाउंट बनाओगे उसमें चला जाएगा, दूसरा एक कैश चला जाएगा, कैश अकाउंट में या कैश बुक में। तो बेटा दो जगह तो वैसे ही पोस्टिंग होती है, तो दो जगह पोस्टिंग होती है लेकिन अपोजिट एस्पेक्ट में जाएगा ना।
ये भी तो मुद्दा है कि अपोजिट एस्पेक्ट में जाएगा। तो वैसे ही बुक 1 और बुक 2 में अपोजिट एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, एक जगह प्लस होगा तो दूसरी जगह माइनस होगा, और एक जगह माइनस होगा तो दूसरी जगह प्लस होगा। बेटा ये याद रखना। सो कहने का मतलब है कि अगर हम हर ट्रांजैक्शन को इन्हीं दो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस उल्टा करते रहते हैं, तो एक बात बता दो, अगर यहाँ प्लस का 1 लाख रुपीज बच रहा है तो दोस्त यहाँ माइनस का भी 1 लाख रुपीज होना चाहिए। इतनी बात तो शायद समझ में आई होगी कि अगर दो बुक्स हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में सेम ट्रांजैक्शन के अपोजिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हो, एक जगह प्लस करते हो दूसरी जगह माइनस, तो जहां प्लस वाले साइड में अगर 1 लाख रुपए प्लस का बचता है तो माइनस वाले साइड में 1 लाख रुपए माइनस का बचेगा। हाँ या ना जवाब दो मुझे, बोलो बेटा। ये तो क्लियर है। अब मुद्दा ये आता है सर, तो आपने यहाँ पे रिकंसिलिएशन कहाँ लगाया? देखो मुद्दा ये आता है कि प्रॉब्लम ये हो गई कॉजेज ऑफ डिफरेंस। अब यहाँ पे जो हमारा बैलेंस आ रहा था, आना चाहिए था 1 लाख रुपए का, आ क्या गया देखो ध्यान से, आ क्या कहता है जी आपका 1 लाख रुपए नहीं 90,000 रुपए। तो अब ये 90,000 यानी डिफरेंस क्यों आया? दोनों 1 लाख आना चाहिए था, भले प्लस या माइनस होना चाहिए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आना तो दोनों का 1 लाख चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्यों आया? तो डिफरेंस का कारण खोजना, रीजन फाइंड आउट करना, यानी रीजन फाइंड आउट करना, एनालिसिस करना, यही सब प्रोसेस क्या कहलाता है? रिकंसिलिएशन कहलाता है। बैंक रिकंसिलिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल रिकंसिलिएशन समझाया मैंने। अभी मैं बैंक रिकंसिलिएशन पे गया ही नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हें रिकंसिलिएशन समझा रहा हूँ। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होगा कि एक बुक में प्लस किया दूसरे में माइनस किया, तो दोनों में सेम बैलेंस बचना चाहिए, लेकिन दोनों का बैलेंस डिफरेंट आ रहा है। तो किसी भी आइडेंटिकल बुक में अगर डिफरेंस आने से हो जाएंगे, तो डिफरेंस आ क्यों रहा है इसको एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? बोलो बेटा। बोलो बच्चों, जल्दी जवाब दो फिर आगे बढ़ाओ। यस सर। क्लियर है? चलिए, अगर इतना क्लियर है फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो रिकंसिलिएशन क्लियर है। अब रिकंसिलिएशन के लिए हमारे पास दो बुक्स कम से कम होने चाहिए, ये बात तो क्लियर हो गई। सर एक बुक तो बैंक हमें दे ही देता है, उस बुक का नाम बता दो जो बैंक हमें देता है अकाउंट ओपन करवाने के टाइम पे। पासबुक सर। सही बात है, वेरी गुड बेटा। पासबुक, और इसको दूसरा नाम देते हैं, याद रखना, बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना? बैंक स्टेटमेंट या एक चेकबुक भी तो देते हैं सर वो। हाँ जी बेटा। नहीं चेकबुक वो तो यार ऐसे ही है, वो समझो पैसे निकालेंगे, वो चेकबुक का कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता बेटा। अकाउंटिंग करने के लिए जो बुक देते हैं, जैसे जिसमें बैंक एंट्रीज वगैरह करता है, वो पासबुक होता है। चेकबुक तो ऐसे ही अमाउंट निकालने के लिए होता है, वो बुक नहीं होता एक्चुअली, ठीक है ना? वो एक स्लिप होता है, ठीक है, बट उसको नाम दिया गया चेकबुक दिया गया है, वो एक्चुअली स्लिप के जैसा होता है। उसका बुक बोलना उसको गलत है, बट ठीक है, बोलते तो बोलते हैं। मैं बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ जो पासबुक होता है। इज दैट ओके? यस सर। अच्छा, हम पढ़ाई कर रहे हैं जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, याद रखना, अकाउंटिंग हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम घर पे बैठ के सब्जियों का, दूध वाले का और इन सब का हिसाब रखेंगे। भाई हम अकाउंटिंग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जो है ना आगे चल के जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, जब हम आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, तो ऐसे में हम जो बिजनेस एंटिटीज है ना, बिजनेस एंटिटीज हैं, इनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हाँ या ना? बोलो। इनको अकाउंटिंग नाम की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, तो बात हम बेसिकली ये सोचकर करेंगे, पूरी अकाउंटिंग पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम बिजनेस एंटिटी का ही अकाउंटिंग बना रहे हैं। तो बेटा जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटीज होती है ना, वो आपको हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए बुक बनाते हैं, जिसको आप नाम दोगे कौन सा बुक? कैश। आपने देखा होगा, आपने 11th क्लास में बनाया भी होगा
कैश बुक क्या होता है, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करता है। तो ये बिजनेस एंटिटीज बनाती हैं, अब घर पे नहीं बनता अलग बात, लेकिन घर के लिए थोड़े ना भी पढ़ाया जा रहा है भाई, ये तो बिजनेस एंटिटीज के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो वहां बनता है। लेकिन कैश बुक में जो कॉलम पढ़े हो ना आपने पढ़ा होगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, मैक्सिमम ट्रिपल कॉलम तक जाता है, हाँ या ना, बोलो। यानी मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, एक तो कैश कॉलम होता है, इक्वल दूसरा कौन सा कॉलम, बैंक डिस्काउंट। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम एंड बैंक कॉलम। हमें ना इससे मतलब है ना इससे मतलब, क्योंकि हम बैंक रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, तो हमें मतलब कौन से कॉलम से होना चाहिए बेटा, बैंक। तो याद रखना इस पूरे चैप्टर में, याद रखना इस पूरे चैप्टर में कहीं भी अगर कैश बुक लिखा है और कुछ नहीं बोला तो याद रखना इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, केवल और केवल बैंक कॉलम कहना चाह रहा है। नोट्स की चिंता मैं फिर से बोल देता हूँ, बिल्कुल नहीं करोगे, नोट्स का स्क्रीनशॉट लास्ट में बोलूंगा ले लेना, लास्ट में एक पेज डिस्प्ले करूंगा, उस पर जितने भी नोट्स होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लेना। फिलहाल कंसेप्ट क्लियर करो, ध्यान से समझो इसको। कह रहा है कि देखो बैंक अगर आप अकाउंट खुलवाते हो, अकाउंट ओपन करवाते हो, तो बैंक आपको एक बुक देता है जिसका नाम है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, और कस्टमर अपने घर पे बिजनेस एंटिटीज में एक बुक बनाता है जिसका नाम है कैश बुक, जिसके बैंक कॉलम की बात करोगे, क्योंकि बैंक कॉलम वो कॉलम होता है जो बैंक के साथ हुए लेन देन यानी ट्रांजेक्शन को दिखाता है। यानी कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक, हम किसको मिलाने जाएंगे बेटा, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक। याद रखना ये लाइन, याद रखना, आंसर करके ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, किसको मिलाने जाते हैं हम, कैश बुक का बैंक कॉलम मिलाते हैं और पासबुक। ये रहा पासबुक और ये रहा कैश बुक, लेकिन कैश बुक में हमेशा याद रखना पूरे कैश बुक की तो हम बात नहीं करेंगे, हम केवल बैंक कॉलम और कैश बुक की बात करेंगे। तो बीआरएस में हम क्या करते हैं, हम मिलाने जाते हैं किसको, पासबुक और कैश बुक के बैंक कॉलम को, कैश बुक का बैंक कॉलम और पूरे पासबुक। तो इतना ओके रहेगा। सर ये होता क्या, देखो ध्यान से, जो भी कैश बुक या पासबुक होता है ना, देखो बेटा ये आपको प्रोवाइड करता है बैंक, इसमें अकाउंटिंग करता है बैंक। याद रखना ये जो है ये शो करता है, क्या शो करता है, ध्यान से देखना, ये शो करता है कैश एट बैंक, यानी पासबुक ये बताता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है इस पर्टिकुलर अकाउंट में, और कैश बुक का बैंक कॉलम क्या शो करता है भाई साहब, ये भी यही शो करता है कैश एट बैंक, ठीक है ना। पासबुक के अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस कितना है वो पासबुक बताता है, कैश बुक के बैंक कॉलम के हिसाब से भी आपका कैश एट बैंक ही बताया जाता है, क्योंकि कैश इन हैंड तो भाई साहब ये कैश कॉलम बता के जाता है ना, कैश इन हैंड जो होता है बेटा वो कैश कॉलम बताता है। तो कैश एट बैंक कौन बताता है, वो पासबुक, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक, ये दोनों कैश एट बैंक बताते हैं। अब दोनों कैश एट बैंक बताते हैं तो दोनों, मेरा अकाउंट है, एक बात बताओ, मेरा अकाउंट है, मैं कहता हूँ मैंने 1 लाख रुपए रखे, नहीं जी बैंक कहता नहीं जी आपके अकाउंट में केवल 50,000 रुपए है, ऐसे कैसे भाई, अकाउंट मेरा, पैसे मेरे, मेरे हिसाब से अलग आएगा, तेरे हिसाब से अलग आएगा। कल को बैंक कहता नहीं जी 2 लाख रुपए, तो क्या मैं मान लूंगा 2 लाख रुपए, जी देखो कम होना और ज्यादा होना दोनों मेरे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर मैंने जज्बातियों के ज्यादा, मान लो बैंक 1 लाख का 2 लाख दिखा रहा है और मैंने निकाल के खर्च दिया ना, तो वापस भरना पड़ेगा, ये भी याद रखना, ये दूसरे का पैसा है, ये हम नहीं खा सकते, तो याद रखना। तो बैंक अगर ज्यादा दिखाता तो भी गलत है और कम दिखाता तो भी गलत है, भाई मेरा पैसा है, मेरा अकाउंट है, उसमें ज्यादा या कम कैसे हो सकता है, जितना मैंने रखा उतना ही होगा, कोई और रीजन होगा, कोई और कारण होगा जिसकी वजह से डिफरेंस है, वही क्वेश्चन है इफ बीआरएस में, ध्यान से देखना। तो पासबुक क्या बताता है बेटा, कैश एंड बैंक, और कैश बुक का बैंक कॉलम भी क्या बताता है, कैश एंड बैंक। अब अगर कैश एंड बैंक बता रहा है, ये भाई साहब जो कैश एंड बैंक बता रहा है वो बता रहा है ऐसे समथिंग लाइक दिस, ये अमाउंट आ रहा है, और ये जो कैश एंड बैंक बता रहे हैं इनका कैश एंड बैंक कुछ अलग आ रहा है, देखो ध्यान से। अब दोनों में क्या आ गया बेटा, डिफरेंस आ गया, दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ध्यान से देखना। और इसी कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक में कैश एंड बैंक में जो डिफरेंस है ना, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बनाते हैं, बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या मतलब समझ में आया बीआरएस का, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, सुनना ध्यान से, BRS is a statement showing, BRS is a statement showing causes of differences
बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। और स्पेसिफिक कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, लाइन याद हो जाएगी बेटा, टेंशन मत लो। BRS क्या होता है? BRS is a statement which shows the causes of difference between bank cash at bank as per bank column of cash book and cash at bank as per passbook. तो अगेन आप मेरे साथ एक लाइन दिमाग में देखो, अगर बोल नहीं सकते, बोलने में अगर दिक्कत हो रही, मतलब हो सकता है माइक प्रॉब्लम दे रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप कोई टेंशन नहीं बेटा, आप जहां बैठे वहीं से बोलो, अपने ही मन में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं लाइन बोलूंगा साथ साथ बोलोगे, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेना। याद रखना, इसको ये ना करना कि भाई नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो बेटा नुकसान हो जाएगा, याद रखना प्रॉब्लम आएगी। आप मन में बोलना जो मैं बता रहा हूँ। क्या बताया मैंने? अभी जो लाइन बोली वो दोबारा बोल रहा हूँ। BRS is a statement which shows causes of difference between cash at bank as per bank column of cash book and cash at bank as per passbook। यही तो लाइन बोली मैंने, हाँ है ना? बताओ अभी क्लियर है नहीं क्लियर है, ये बता दो मुझे फटाफट। यस सर। सारे बच्चे एक बार जवाब दे दो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। यस सर। यस सर। गुड। मेघा आपकी आवाज नहीं आई बेटा। यस सर। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ध्यान से सुनना, मतलब मैंने क्या बताया BRS में, एक लास्ट पॉइंट BRS में, एक लास्ट टाइम बोलूंगा फिर उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। BRS is a statement which shows the causes of difference between cash at bank as per bank column of the cash book and cash at bank as per passbook. That is your BRS, ठीक है? लेकिन अब बात आती है सर डिफरेंस बोल रहा, डिफरेंस कैसे आता है? तो देखो बेटा, डिफरेंस जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। डिफरेंस जो होंगे वो दो तरह से डिवाइड होंगे। याद रखना, ये सारी थ्योरी इस तरह से मॉड्यूल में नहीं मिलेगी, इसलिए इसके नोट्स भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। डिफरेंस बेटा दो तरह का होगा, एक पहला होगा टाइमिंग डिफरेंस। पहला क्या होगा? टाइमिंग डिफरेंस। पहला होगा टाइमिंग डिफरेंस, और दूसरा होगा दोस्तों याद रखना इंफॉर्मेशनल डिफरेंस। दूसरा होगा इंफॉर्मेशनल डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस एंड इंफॉर्मेशनल डिफरेंस। अब इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। टाइमिंग डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से सुन लो बेटा। एक ऐसा डिफरेंस जो डिफरेंट टाइम पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने की वजह से हुआ, टाइमिंग डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात बता दो, आप लोग तो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ के ही आए होंगे, आप बताओ चेक की वैलिडिटी, बैंकिंग वगैरह पढ़ा ही होगा, चेक की वैलिडिटी, चेक कितने दिन के लिए वैलिड होता है? फटाफट जवाब दो। 3 days सर। वैलिडिटी पूछ लो बेटा। चेक जो वैलिड होता है ना बेटे, 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। कितने दिन के लिए? 3 मंथ्स। 3 month। यानी 3 महीने में आप कभी भी जाकर पेमेंट ले सकते हो, हाँ या ना? बोलो। ओके सर। तो 3 महीने में कभी पेमेंट ले सकते हैं। अब देखो क्या टाइमिंग डिफरेंस कैसे जनरेट होता है, कैसे टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है। अब हुआ क्या ना, मैं घर से निकला इंस्टीट्यूट के, जैसा कि मैं घर से निकला इंस्टीट्यूट आ रहा था, तो रास्ते में एक बंदा मिला, कहता है भाई साहब ये जो आपका पेमेंट बाकी था ना, ये आपका पिछला जो पेमेंट का 50,000 बाकी था उसका चेक ले लो। वही रास्ते में मिल गया और मुझे चेक पकड़ा दिया। अब आप बताओ, क्या मैं इतना जरूरी है, इमरजेंसी आ गई कि मैं ये 50,000 लेकर सीधा बैंक में कूद पड़ूं, सीधा बैंक में घुस जाऊं मैं? नहीं भाई, मेरे पास कितना टाइम है बेटा? नो सर। कितना टाइम है मेरे पास? 3 month। 3 महीने में कभी भी जा सकता हूँ बैंक। तो मैं नहीं गया, मैं भाई साहब का आराम से जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो एक बात बता दोस्त, अगर जिसने मुझे 50,000 का चेक दिया है उसके हिसाब से तो पेमेंट हो गया, उसके हिसाब से तो पेमेंट हो गया, हाँ या ना? उसने तो अपने वहां पे माइनस कर दिया, यानी उसने अपने वहां पे माइनस कर दिया, लेकिन क्या उसके बैंक अकाउंट से माइनस हुआ है? नो सर। नहीं हुआ। तो देखो, जब वो बंदा जाएगा घर पे ना, घर पे जाएगा तो अपने अकाउंट में कैश बुक में क्या कर लेगा, वो कैश बुक में
कैश बुक में वो माइनस कर लेगा, लेकिन जब पासबुक लेकर आएगा और देखेगा तो पासबुक में वो अमाउंट माइनस नहीं हो रखा है। क्यों नहीं हो रखा है? क्योंकि उसको तो बैंक लेकर गया ही नहीं ना, मैं तो बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक को तो पता ही नहीं है। तो अब बैंक में जो अमाउंट दिखेगा वो ज्यादा दिखेगा और पासबुक कैश बुक में जो अमाउंट दिखेगा वो कम दिखेगा। कम हो या ज्यादा डिफरेंस तो आएगा ना बेटा, और इसी डिफरेंस का नाम है टाइमिंग डिफरेंस। क्यों? टाइम की वजह से तो आ रहा है, उसने तुरंत रिकॉर्ड कर दिया, मैंने लेट कर दिया, इसकी वजह से बैंक में लेट से रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसे में जब तक बैंक में रिकॉर्ड नहीं हो गया तब तक तो डिफरेंस आ ही रहा है। हाँ या ना जवाब दो। यस सर। आपने Yes, एक चेक डिपॉजिट किया, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मान लो चेक डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट करके क्या अमाउंट तुरंत ऐड हो जाता है? बैंक मैनेजर बैठा, कैशियर बैठा, आओ सर आओ, आप ही आपके लिए तो बैठे, आपके स्वागत के लिए थाल सजाए बैठे, आइए चेक लाइए, मैं ऐड करता हूँ। इतने खाली तो नहीं रहते, और खाली होते भी हो तो खाली होते भी होंगे ना तो दिखावा करते कि हम बहुत बिजी है। तो क्या चेक डिपॉजिट करते ही आप बताओ ना तुरंत ऐड हो जाता है क्या? no sir. नहीं ना। आप गए, देखो जो चेक जो डिपॉजिट मशीन है, उस मशीन में आपने अपना चेक डाल दिया, ठीक है ना, इस मशीन में आपका चेक यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने अपना चेक डाल दिया इस मशीन में, कोई टेंशन नहीं है। अब आपने जैसे ही चेक यहाँ पे डाल दिया, घर गए और घर जाते क्या एंट्री पास कर दी, कैश बुक में आपने इसको जोड़ दिया कि भाई इतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। लेकिन बैंक को तो क्या करना था? बैंक को वो अमाउंट इकट्ठा करना था। बैंक गया दूसरे के पास, वहां से पैसे मांगने, दूसरे बैंक में या दूसरे बंदे के पास, जो भी था। तो यहाँ बेटा 3 दिन का कम से कम टाइम लग ही जाता है, 3 दिन से 7 दिन, और अगर गांव में बैंक होंगे ना तो महीने लग जाते हैं कई बार। तो बेटा ये जो होगा ना, यहाँ पे टाइम लग गया। अब टाइम लगने की वजह से एक बात बता, तुम्हारे वहां तो बैंक बैलेंस ज्यादा आएगा क्योंकि तुमने तो जोड़ रखा है, बट बैंक ने तो नहीं जोड़ रखा, बैंक में क्या आएगा? कम आएगा। तो ये जो भी डिफरेंस इस तरह जनरेट हो रहा है, ये टाइमिंग डिफरेंस कहलाते हैं बेटा, याद रखना, ये टाइम गैप की वजह से हो। कोई दिक्कत याद है? No sir. चलिए, टाइमिंग डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बात करेंगे हम इंफॉर्मेशनल डिफरेंस की। इंफॉर्मेशनल डिफरेंस क्या होता है बेटा? एक पार्टी के पास इंफॉर्मेशन होगा, यानी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं इसको, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, दूसरे को नहीं बताया। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, धीरे से ऐड कर दिया, मुझे पता ही नहीं। बताओ, अगर बैंक ने ऐड कर दिया तो उसके वहां तो बैलेंस बढ़ गया, और मुझे नहीं पता तो मेरे वहां तो कम रहेगा ही ना। Yes sir. तो ये इंफॉर्मेशनल डिफरेंस है, इसमें टाइम की कोई गलती नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं था। दूसरी चीज हो गई कि मान लो बैंक ने कोई चार्ज लगाया, बैंक ने कोई भी चार्ज लगाया, तो ये क्या होगा? इंफॉर्मेशनल डिफरेंस होगी। बैंक ने कोई और गड़बड़ कर दिया, कुछ ऐसा अमाउंट था जो ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, दूसरी पार्टी को नहीं पता है। तो ऐसे में जो इंफॉर्मेशन एक के पास हो दूसरे के पास नहीं हो, इस तरह के डिफरेंस को हम नाम क्या देंगे बेटा? इंफॉर्मेशनल डिफरेंस। कोई दिक्कत हो बताओ? No sir. पक्की बात? तो चलिए जरा एक बार नोट्स की बात कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं आपको नोट्स दे देता हूं। पहला तो ये रहेगा बेटा, थोड़ा साफ सुथरा लिखना। एक सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। सारे बच्चे चलो, इतने में तो हो गया होगा अभी। इसके बाद देखो, ये आपका बीआरएस का बेसिक मीनिंग है बेटा,
अब टाइमिंग डिफरेंस, इंफॉर्मेशन डिफरेंस था, रिकंसिलिएशन के बारे में नहीं बताया। अब थोड़ी सी बातें और भी करूंगा और फिर उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेना, रुको ये। चलो एक बार पहले मुझे ये बताओ, बीआरएस बनाता कौन? ठीक है ना, बीआरएस कौन बनाता है बेटा, बताओ फटाफट, बीआरएस कौन बनाता है? देखो कब, कौन, क्यों, कैसे, सारे जवाब मिलने चाहिए ना। कैसे का जवाब यानी कैसे बनाया जाता है वो तो आराम से हमेशा सिखाया जाता है, लेकिन कब, क्यों, ये सब जवाब भी मिलना चाहिए ना। तो बीआरएस कौन बनाता है? हु प्रिपेयर्स बीआरएस? दो लोग हैं आपके सामने ऑप्शन में, एक तो आ गया बैंक और दूसरा हो गया कस्टमर। कौन बनाएगा, फटाफट जवाब। बैंक सर। देखो बेटा, बैंक नहीं बनाएगा। पैसे किसके हैं ये बता, बैंक में पैसे किसके होंगे? कस्टमर के। तो बेटा चिंता किसको रहेगी? कस्टमर को। हाँ, तो जिसकी चिंता वही समाधान खोजे। एक बात बताओ, तुमने अपने दोस्त को उधार दिया, ऐसा करना नहीं, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा करना नहीं। तुमने अपने दोस्त को उधार दिया और अगले ही दिन दोस्त ने बोला था दोस्त 2 दिन में वापस कर दूंगा, 2 दिन में वापस कर दूंगा, 2 दिन बाद से उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। जब उसके घर गए तो घर पे ताला लटका हुआ है ना, और उसका कोई पता नहीं है। अब बताओ टेंशन किसको होगी, दोस्त को या तुमको? हमको सर। किस चीज की, दोस्त की या पैसे की? पैसे की। पैसे की होगी। देखो कितने स्वार्थी बच्चे हो तुम लोग, दोस्त की चिंता नहीं है, पैसे की चिंता ज्यादा है। खैर कोई नहीं, दोस्त तो बहुत मिल जाएगा, पैसा कम मिलेगा, है ना दोस्त? यस सर। हाँ कह रहे यस सर, चलो कोई नहीं, बढ़िया। तो मतलब ये है, चिंता हमें दोस्त की नहीं होगी, हमें पैसे की चिंता है। भाई पैसे की बात कर लो तो भाई साहब यहाँ पे भी तो कस्टमर का ही पैसा है जो दांव पे लगा है। बैंक में जो पैसा है कस्टमर का ही पैसा है। अब कल को कोई गड़बड़ होती है, लॉस कस्टमर को होगा तो टेंशन तुम्हें, तो बीआरएस बनाएगा कौन? बीआरएस बनाएगा दोस्त, कस्टमर बनाएगा। चलो हु का जवाब तो मिल गया, कस्टमर बनाएगा, ठीक है ना। कौन बनाएगा? कस्टमर बनाएगा। हाउ मतलब कैसे, वो तो पूरे चैप्टर में सीखना, वो बात की बात है। व्हेन, कब बनाएगा? ये सब कुछ सवाल है ना, हमारे जवाब तो मिलने चाहिए ना। कौन बनाएगा? कस्टमर बनाएगा। कब बनाएगा ये भी बता। जब वो कहीं पेमेंट करेगा सर। देखो बेटा, इसके लिए ना याद रखना, कभी भी बना सकता है, कभी भी बना सकता है, एनी टाइम। बट जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में। यानी कभी भी बनाओ चलेगा, लेकिन जनरली साल के आखिर में बना ही लेती है बिजनेस एंटिटी, ताकि करेक्ट बैंक बैलेंस निकल के आ जाए। Who prepares BRS? Customer. When it is prepared, anytime, but generally at the end of the year. And last one, validity क्या है इसकी? कितने दिन के लिए वैलिड है? कब तक वैलिड है? तो याद रखना, अब इसका सवाल तुम्हें पता ही नहीं होगा। ये देखो, इसकी वैलिडिटी होती है केवल 1 डे, केवल एक दिन, जिस दिन इसको बनाया जाता है, यानी डेट ऑफ प्रिपरेशन कह लो, जिस दिन इसको बना, क्योंकि बेटा बैलेंस होता है ना, ये जो बीआरएस शो करता है वो बैलेंस शो करता है। अब बैलेंस आज जो है वो कल बदल जाएगा, तो केवल एक दिन की वैलिडिटी होती है इसकी, याद रखना, केवल इस दिन जिस दिन को बनाया जाता है, ठीक है ना। अब ये कुछ सवाल थे जिसका जवाब आपको मिल चुका है, और ये रहा उसका भी नोट्स। आप फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे। और ये रिकंसिलिएशन का भी मीनिंग लिखा हुआ नीचे। हो जाएगा, बोलना बेटा। और इसके बाद ना तुरंत फिर से सेम आईडी पासवर्ड से फिर से लॉगिन करना, क्योंकि वेटिंग एंड होने वाली है। सेम आईडी पासवर्ड से दोबारा लॉगिन। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका?
यस सर। चलिए, तो अब सेम आईडी पासवर्ड से आप लोग दोबारा ज्वाइन करो, फिर से नया सेशन शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है ना? ओके सर।